आज हम लोग हैलो एल्केन्स हैलोरिन्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे। ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि इधर वाला आदमी तो बाप रे बाप, इससे बात नहीं बनेगा। पहले ये दिमाग ऑब्जर्व कर लेता है कि इससे पंगा लेना सही नहीं है। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं उनका 90% वेटेज तकरीबन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेकर जाता है। जहां कहीं भी हैलाइड्स होगा, हैलोजन होगा, वहां पे आपको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद है आज जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं अच्छा लगेगा। इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? जितने भी हैलोएल्केन्स और हैलोरीन्स हैं या कुल मिलाकर हैलाइड्स हैं वो हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। जनरली हैलाइड्स बोल दिए तो दोनों तरह का आ गया। हैलाइड्स मतलब चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक। अच्छा ना, हैलाइड्स में हम सभी को ले सकते हैं, चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक। जितने भी तरह के हैलाइड होते हैं, जनरली हैलाइड गोज अंडर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह का होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। तो जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। क्योंकि आप क्लास 12th में है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो बेसिक जानकारी होती है वो क्लास 11th में दी जाती है। अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नॉलेज 0 है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और उसके बाद धीरे धीरे सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये दो तरह का होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है। सबसे पहले को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको ये याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहां करते हैं? जहां कहीं भी हैलाइड्स होगा, जहां कहीं भी हैलाइड्स होगा वहां पे हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। कैसे करना है तो अभी बताएंगे आगे, पर बहुत सारे रिएक्शन है, असंख्य रिएक्शन है। हमको सबसे पहला काम है कि अगर कोई रिएक्शन आए तो कौन सा रिएक्शन कहां करना है ये समझ में आए। तो देखिए कि अगर कोई कंपाउंड हैलोजन रखा है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है ना। अब मेरा कंपाउंड्स दो तरीके से हैलाइड्स रख सकता है। क्या मेरा जो हैलाइड्स आ रहा है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है? एलिफेटिक हैलाइड्स का मतलब अगर स्ट्रेट चेन के साथ हैलोजन आ रहा हो, ब्रांच चेन के साथ आ रहा हो या कोई रिंग के साथ आ रहा हो हैलोजन, तो वो एलिफेटिक होगा। अगर हैलोजन किसी एरोमेटिक रिंग के साथ आ रहा है, बेंजीन रिंग के साथ आ रहा है, तो वो एरोमेटिक हैलाइड होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको कहां पे करना है? एलिफेटिक हैलाइड्स के साथ। जहां कहीं भी एलिफेटिक हैलाइड होगा, जहां कहीं भी एलिफेटिक हैलाइड होगा वहां पे आपको क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिफेटिक
आपको बता चुके हैं। एलिफेटिक का मतलब स्ट्रेट चेन हैलाइड, ब्रांच चेन हैलाइड या तो रिंग चेन हैलाइड। आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ करना है? स्ट्रेट चेन हैलाइड के साथ, स्ट्रेट चेन हैलाइड या तो ब्रांच चेन हैलाइड, सही है, या तो रिंग चेन हैलाइड। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसको अपने दिमाग में पहले फिट कीजिए कि हमको सब्स्टिट्यूशन कहाँ करना है। जहां कहीं भी हैलोजन होगा वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? किसी भी एलिफेटिक हैलाइड के साथ। स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या रिंग के साथ कोई हैलोजन आ गया तो वहां पे हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये दो तरह का होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है। कृपया अभी आप ध्यान लगाइए, सुनने पे आपको मौका देंगे लिखने का। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये दो तरह का होता है। सबसे पहले को बोलते हैं SN1 और जो दूसरा रिएक्शन होता है SN2, सही है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो एलिफेटिक हैलाइड के साथ होता है। ये दो तरह का होता है, SN1 और SN2। आपको बताया हैलाइड्स तीन तरह का होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो SN1 और SN2 चूंकि एलिफेटिक हैलाइड्स के साथ होता है तो ये उसके डिग्री पे डिपेंड करेगा। SN1 रिएक्शन कहाँ करते हैं? SN1 रिएक्शन कहाँ करते हैं? 3 डिग्री हैलाइड के साथ, ठीक है। SN1 रिएक्शन कहाँ करते हैं? 3 डिग्री हैलाइड के साथ। ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री के साथ ये नहीं हो सकता है। SN1 रिएक्शन 3 डिग्री के साथ सबसे तेज गति से होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत मजबूत होती है। लेकिन 1 डिग्री आते आते जब ये रिएक्शन करता है ना तो इसका स्पीड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। कहने का मतलब SN1 रिएक्शन जो है 3 डिग्री हैलाइड के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और 1 डिग्री के साथ आते आते ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिएक्शन करना पसंद करता है। जो SN2 रिएक्शन है उसी तरह 1 डिग्री हैलाइड के साथ होना पसंद करता है सबसे तेज गति से। ऐसा नहीं है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ नहीं करेगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री आते आते ये दम कमजोर पड़ जाता है। तो फिर से जहां हैलाइड होगा वहां सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर हैलाइड एलिफेटिक है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये दो तरह का होता है, SN1, SN2। SN1 आपको कहां करना है? 3 डिग्री हैलाइड की इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है और 1 डिग्री आते आते ये दम कमजोर पड़ जाता है। इसका उल्टा SN2 कहां पे होता है? 1 डिग्री हैलाइड पे बहुत सुपर फास्ट, लेकिन 3 डिग्री आते आते ये दम कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां करते हैं? जहां हैलाइड बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा। देखो दो तरीका है, जहां हैलाइड बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो सभी किस में आएगा? एलिफेटिक में। उन सब जगह हमको न्यूक्लियोफिलिक करना है। और जहां हैलाइड किसके साथ आएगा? बेंजीन रिंग के साथ। तो यहां पे ये हो गया एरोमेटिक हैलाइड। एरोमेटिक हैलाइड हमेशा कहां जाना पसंद करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 4 तरीके का होता है। सबसे पहले को बोलते हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है सल्फोनेशन रिएक्शन। तीसरा होता है नाइट्रेशन रिएक्शन। सभी का सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का वन ऑफ द फेवरेट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सही है। एक बार फिर से, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जहां कहीं भी हैलाइड होगा हमको सब्स्टिट्यूशन दिमाग में लाना है। कैसे होगा अब एक एक कर कर आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में फ्रेम बनाओ
कि जहां कहीं भी हैलोजन दिख गया वहां पे सब्स्टिट्यूशन। क्या वो हैलाइड बेंजीन रिंग के साथ है या नहीं है? अगर वो बेंजीन रिंग के साथ नहीं होगा तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अगर हैलोजन 1 डिग्री है, अगर हैलोजन 1 डिग्री है तो SN2 रिएक्शन, अगर हैलोजन 3 डिग्री है तो SN1 रिएक्शन। अगर हैलोजन किसी बेंजीन रिंग के साथ आ रहा है तो वहां कंफर्म है कि यही 4 में से कोई रिएक्शन होगा। जैसे हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमको उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज करना होगा कि आखिर उसका प्रॉब्लम क्या है, और उस अनुसार से हम उसकी दवा करेंगे, इलाज देंगे। ठीक है ना। तो डायग्नोसिस पहले जरूरी है। तो जब क्वेश्चन आए ना तो आपको उसकी सारे डायग्नोसिस करना है कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा। ठीक है ना, रटना नहीं है, हमको डायग्नोसिस करना है प्रॉब्लम के साथ कि यहाँ पे सही उपचार क्या होगा, कौन सी दवा कौन से जगह पे इस्तेमाल करना है, ये आपको जानकारी रखना है। तो जब रिएक्शन आए तो आपको एक एक कर आइडेंटिफाई करना है क्या हैलोजन है, तो यहां सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या वो हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ है, तो वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। इनमें से कोई एक होगा, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल क्राफ्ट। 5वां कोई हो ही नहीं सकता है दुनिया में। अच्छा ना। उसी तरह अगर हैलोजन विदाउट रिंग क्या है, अगर हैलोजन विदाउट एरोमेटिक रिंग क्या है, बेंजीन रिंग के अलावा किसी के साथ आ जाए, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या तो रिंग चेन के साथ, तो वहां पे आपको क्या करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट ऑफ द केस में, खासकर बोर्ड के एग्जाम में है ना, 4 रिएक्शन, जो लास्ट एक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, जिसमें आपको 5 रिएक्शन दिए होंगे, केवल बताना होगा कि यहाँ पे हमको कौन सा रिएक्शन करना है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन या रीअरेंजमेंट। तो आज के क्लास होते होते एक टाइप कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, तो ये तो जरूर सिखा देंगे। कहाँ होता है, जहां हैलाइड होता है। ठीक है ना। तो देख लेना, जिस रिएक्शन में हैलोजन आ गया ना वहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, कोई रिएक्शन दिया हैलोजन वाला और आपसे पूछेगा यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक। अगर अगर हैलोजन एरोमेटिक रिंग के साथ आ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक, अगर नहीं आ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक। सबको समझ में आया होगा। चलिए लिखिए। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक को हटाकर किसी एक का आना। ठीक है ना। तो कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप सबसे पहले बोर्ड पे इस रिएक्शन को देखिए। सब कोई ध्यान से इस बोर्ड पे इस क्वेश्चन को देखो। जैसे कोई पूछा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, या यहाँ पे हमको कौन सा रिएक्शन करना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आज के बाद जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके सामने हो तो रिएक्टेंट साइड में 2 लोग होते हैं। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट पूछे ना रिएक्शन का, तो प्रवाह मत करो, सबसे पहले देखो कि इसमें रिएक्टेंट कौन है। तो एक है CH3Cl और एक है H2O। रिएक्टेंट साइड में ऑर्गेनिक रिएक्शन की एक खासियत होती है कि रिएक्टेंट साइड में हमेशा कोई 2 लोग होगा, एक जो कार्बन का कंपाउंड होगा, एक जो कार्बन का कंपाउंड होगा। तो दिख रहा है कार्बन का कंपाउंड यही है, इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। समझ में आया। जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो एक रिएक्टेंट साइड में कार्बन का कंपाउंड होता है जिसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। एक और होगा, वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा या तो सॉल्ट होगा, जो ये है। ठीक है ना। ये इन्हीं में से कोई एक होगा, एसिड, बेस या सॉल्ट होगा। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट।
यानी जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो दो लोग जरूर होगा रिएक्टेंट साइड में। एक कार्बन का कंपाउंड जिसको सबस्ट्रेट कहेंगे, सबसे पहला काम आपको पहचानना है। दूसरा अटैकिंग रिएजेंट, या तो कोई एसिड होगा, बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा। एक आदमी और होगा एरो के ऊपर, एरो के ऊपर जरूर कोई ना कोई होगा। ये कोई एजेंट या मीडियम होता है, ये कोई एजेंट या मीडियम होता है। अब सबको एक एक बार समझिए। जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट साइड में एक सबस्ट्रेट होगा और एक अटैकिंग रिएजेंट होगा। सबस्ट्रेट कोई कार्बन का कंपाउंड, अटैकिंग रिएजेंट या तो एसिड या तो बेस या तो सॉल्ट। ऊपर एरो पे एक मीडियम होगा। मीडियम या एजेंट कौन होता है? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, रिएक्शन को होने के लिए एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करता है। जैसे अभी अभी हमको दिल्ली जाने की जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी है, तो हम किसी ऑथराइज्ड एजेंट के पास जाएंगे जो हमसे कुछ ज्यादा पैसे लेकर हमको टिकट दे देगा, ठीक है ना। यात्रा कौन करेगा? हम। लेकिन यात्रा करने के लिए वो हमको क्या दिया? सुटेबल कंडीशन, क्या? टिकट। अगर वो टिकट नहीं देता तो हम यात्रा नहीं कर पाते। रिएक्शन कौन किया? यात्रा कौन कर रहा है? हम। वो नहीं किया, एजेंट नहीं किया है। एजेंट रिएक्शन को होने के लिए, यात्रा को होने के लिए केवल एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड किया है। जैसे यहां पे एक सुटेबल कंडीशन क्या है? हीट। सपोज कीजिए आप सभी यहां पे बैठे हुए हैं और अचानक यहां हीट बढ़ना शुरू हो जाए, तो एक समय तक आपका बॉडी जब तक बर्दाश्त कर सकता है करेगा, उसके बाद आप यहां से उठकर भागना शुरू करेंगे। तो जो ये हीट का प्रेजेंस है ना, वो एक समय के बाद आपको मजबूर कर देगा रिएक्शन करने के लिए, यहां से उठकर भागने के लिए, अच्छा ना। तो ये हमेशा जरूर दिया रहेगा। अब सबस्ट्रेट कौन होता है? सबस्ट्रेट कौन होता है? जब कोई जनरल रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करता है और प्रोडक्ट बनता है। कॉलिजन का कॉन्सेप्ट वहां पे काम करता है। बचपन से सुने होंगे कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करता है ना, तो क्या बनता है? प्रोडक्ट। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। सबस्ट्रेट कौन होता है? जो चुपचाप, एक ऐसा आदमी समझिए जो चुपचाप खड़ा रहता है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, वो चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है ना, हमेशा स्टैटिक अवस्था में रहता है। अटैकिंग रिएजेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दम सामने सबस्ट्रेट के, और ये बहुत बदमाश है, इसका नाम ही अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट कौन होता है? जो स्टैटिक अवस्था में होता है, चुपचाप बैठा होता है, लेकिन अटैकिंग रिएजेंट आता है और पहला अटैक हमेशा सामने से करता है, ठीक है ना। किस पे? सबस्ट्रेट पे। अगर कभी उसको सामने से दिक्कत हुआ, जैसे सबस्ट्रेट अगर बहुत ताकतवर है, तो जैसे कैसे होता है दुश्मन को पीछे से वार करना, तो अगर अटैकिंग रिएजेंट सामने से हमला कर रहा है तो यह होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर अटैकिंग रिएजेंट सबस्ट्रेट पे आगे से हमला करने में पॉसिबिलिटी नहीं देख पा रहा है तो हमला पीछे से करेगा, तो इसको बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो एक एक कर सभी रिएक्शंस हमारा आएगा। जैसे SN2 रिएक्शन जो है ना, बैकवर्ड अटैक का कॉन्सेप्ट रखता है, और SN1 जो रिएक्शन है क्या चीज का रखता है? फॉरवर्ड अटैक का। तो ऐसा क्यों होता है? ये सबस्ट्रेट के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, 4 लोग पहले से बैठे हुए हैं सभी सीट पे, आप 5वां आदमी हैं, आप भी बैठने की कोशिश करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? ऑब्जर्व करते हैं आप चल बुल कर कि कौन है जिसको हम या तो रिक्वेस्ट करके बैठ सकते हैं या तो घसका के बैठ सकते हैं। तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि इधर वाला आदमी तो बाप रे बाप, इससे बात नहीं बनेगा। पहले ये दिमाग ऑब्जर्व कर लेता है कि इससे पंगा लेना सही नहीं है। अब पीछे वाले को देखे, इस साइड वाले को, तो लगा कि हाँ इससे रिक्वेस्ट करें या थोड़ा सा घसकने के लिए बोले तो ये हमको जगह दे देगा। ये दिमाग पहले डिसाइड करता है। अगर सामने से नहीं हुआ तो चलो पीछे से ट्राई कर देखते हैं। आगे से फॉरवर्ड अटैक, पीछे से बैकवर्ड अटैक। फिर हम बहुत जाकर पोलाइटली बोलते हैं, क्या सर थोड़ा सा हम भी बैठ सकते हैं। ये अलग बात है कि जब वो बैठने के लिए जगह देता है थोड़ा सा, उसके बाद घसकते घसकते अगले को ही डिस्टर्ब करते हैं, वो अलग बात है, तो उस पर भी आएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है? सबस्ट्रेट अटैकिंग रिएजेंट को पहचानना। सबस्ट्रेट जो चुपचाप रहता है, अटैकिंग रिएजेंट उस पर हमला करता है। ये हमला करता कैसे है?
सबसे पहले इस मीडियम के प्रेजेंस में यह अटैकिंग रिएजेंट टूटता है। सबसे पहले इस मीडियम के प्रेजेंस में यह अटैकिंग रिएजेंट टूटता है प्लस और माइनस में। अटैकिंग रिएजेंट के प्लस पार्ट को इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के प्लस पार्ट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ई प्लस से उसको डिनोट करते हैं। और निगेटिव पार्ट को न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, इसको NU माइनस से डिनोट करते हैं। सही है। एक बार में कोई एक ही सबस्ट्रेट पे हमला करता है। अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है जो सबस्ट्रेट पे हमला करता है? सबसे पहले मीडियम के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट टूटता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में। अगर हमला इलेक्ट्रोफाइल करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, अगर हमला न्यूक्लियोफाइल करता है तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। आपको ध्यान रखना है कि ये सबस्ट्रेट कैसा है। सबस्ट्रेट कैसा है? एलिफेटिक हैलाइड। अगर सबस्ट्रेट एलिफेटिक हैलाइड होगा ना तो थ्योरी कहता है कि इसमें हमेशा हमला कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। किसी भी एलिफेटिक सबस्ट्रेट पे हमला कौन करता है? न्यूक्लियोफाइल। आप केवल सुनिए आराम से, ना। किसी भी एलिफेटिक सबस्ट्रेट पे हमला कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल। जो हमला करता है ना उसी पे रिएक्शन का नाम पड़ता है। क्योंकि हमला कौन कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक। अगर हमला इलेक्ट्रोफाइल करता तो इलेक्ट्रोफिलिक। थ्योरी कहता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर तुम्हारा सबस्ट्रेट एलिफेटिक हैलाइड है तो हमला हमेशा किससे कराओ? न्यूक्लियोफाइल से। अब सबस्ट्रेट पे हमला कहां होता है? सबस्ट्रेट पे हमला कहां होता है? जो सबसे कमजोर होता है। हम हमेशा हमला वहीं करना पसंद करते हैं ना, कमजोर पे। भारत है ना, हमेशा पाकिस्तान पे रौब जमाते रहता है। जब चाइना की बात आती है तो हम लोग पॉलिसीज की बात करने लगते हैं, क्योंकि उससे भिड़ना। और हमारा रक्षा मंत्री भी कहते हैं कि वो बहुत बड़ा कंट्री है, हम लोग इसी तरह उससे डायरेक्ट पंगा नहीं ले सकते हैं। और जहां पाकिस्तान की बात आती है तो हम लोग गदर 2 मचा देते हैं। गदर 1 तो पहले मचाए हुए हैं, और हाँ, यहाँ पर तो और उसकी बेइज्जती होती है। सन्नी देओल हो या कोई भी हो, एक मूवी भी बनाकर हम उसकी धुलाई अच्छे से कर देते हैं। बम उम गिराने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही अच्छा धुलाई हो जाता है। पर चाइना के साथ हमारी पॉलिसी ऐसे नहीं है। हम कुछ भी बोलने और कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचते हैं, है ना। तो वही है, हमेशा हमला, ये प्रकृति का नियम है। हमेशा हमला कहाँ पे होता है? कमजोर पे। अब ये कमजोर कौन है? हम कैसे पहचाने कि सबस्ट्रेट में कमजोर कौन है? तो देखिए, सबस्ट्रेट के पास क्या है? सबस्ट्रेट के पास क्या है? ध्यान से देखो। सबस्ट्रेट के पास हैलोजन है। हैलोजन के पास हमेशा 3 लोन पेयर होता है। सबस्ट्रेट के पास क्या है? हैलोजन। और हैलोजन के पास क्या होता है? हमेशा लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? निगेटिवली चार्ज्ड। जो हैलोजन है ना, 3-3 लोन पेयर रखे होता है। और ये जो लोन पेयर होता है ना, इसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ये हमेशा ना बहुत तेज वाइब्रेशन करता रहता है। हैलोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। और जो लोन पेयर होता है ना, इसमें एक ऑर्बिटल मूवमेंट होता है, बहुत तेज वाइब्रेशन करने की क्षमता होती है। ये आदमी 3 निगेटिवली चार्ज से घिरा हुआ है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं? यही सबसे ज्यादा परेशान है, तो हम रिएक्शन हमेशा वहीं करते हैं जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये बहुत तेजी से पहले ही से छटपटा रहा था, ये कस कराकर इसको मारता है, इस बॉन्ड को। तो क्लोरीन पे कैसे होता है? चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो माइनस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे हमेशा माइनस। तो किसी कंपाउंड में जितना माइनस होता है बाकी पे क्या हो गया? प्लस। न्यूक्लियोफाइल आएगा और कस के इस बॉन्ड को मारेगा, क्योंकि देख रहा है कि वो पहले ही से छटपटा रहा है। ठीक है ना। तो इसको हटाएगा और ये उसके जगह पे आ जाएगा। रिएक्शन हमेशा चार्ज को बैलेंस रखकर होता है। एक कोई अगर निगेटिव वाला आ रहा है ना, तो हमेशा सोचो कोई एक निगेटिव वाला हटेगा। ठीक है ना। एक कोई निगेटिव आ रहा है हमला करने, तो हमको सबस्ट्रेट से कोई एक निगेटिव वाले को हटाना है। कहने का मतलब रिएक्शन के बाद होगा क्या? CH3, Cl के जगह कौन आ जाएगा? OH। और ये H और ये Cl मिलकर क्या बना लिया? HCl। तो अभी तो ये इंट्रोडक्शन है, अभी हम बहुत सारी बातें आपको समझाने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन का।
अभी केवल हमको ऑब्जर्व करवाना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, हुआ क्या, सबस्ट्रेट में पहले हैलोजन था, हैलोजन को कौन सब्स्टिट्यूट कर दिया, हटा दिया, Cl को हटाकर कौन आया है, OH। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर सबस्ट्रेट का कोई एटम, अगर सबस्ट्रेट का कोई एटम या तो इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाए या तो न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो, जैसे यहां हैलोजन का कोई एटम, सॉरी सबस्ट्रेट का कोई एटम किससे रिप्लेस हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, तो ये है एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सही है। अब एक बात और ध्यान देना है, एक कॉन्सेप्ट है क्लास 11th में जीओसी का, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है ना, कार्बन चेन का एक नेचर होता है, जो कार्बन चेन होता है इसका एक नेचर होता है, ये हमेशा किसी को पुश करता रहता है, जिससे ये जुड़ता है ना उसको ये हमेशा पुश करता रहता है। यहाँ पे ये जो हैलोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, सबको दिख रहा होगा। यहाँ पे हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन चेन से, और कार्बन चेन हमेशा किसी को पुश करते रहता है। आप सोच रहे होंगे कि एलिफेटिक सबस्ट्रेट पे न्यूक्लियोफाइल ही हमला क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन है ना एक ऐसे आदमी से जुड़ा हुआ है जो हमेशा पुश करता रहता है, ठीक है ना। क्या पुश करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता है, जो देता है ना इलेक्ट्रॉन पुश करता है उसमें प्लस चार्ज, और जो लेता है उसमें माइनस चार्ज। क्योंकि हैलोजन को पहले ही से कोई पुश कर रहा था, जो पुश कर रहा था उसको हटना है, ठीक है ना, तो किसी और को आना था। क्योंकि हम जोर किस पे लगा रहे हैं, निगेटिव वाले पे, तो हम लाएंगे फिर किसी निगेटिव वाले को। सही है। अब एक बार लास्ट, कभी भी हैलोजन हो, आज के बाद कभी भी हैलोजन आपको दिखता है तो एक नया शब्द इसको देंगे, नालायक बाप। आज के बाद आपको हैलोजन दिख गया तो आपको क्या बोलना है, नालायक बाप। अगर आपके घर में बाप नालायक निकल जाए तो क्या करेंगे, एक दिन में तो मार पीट कर निकाल नहीं सकते हैं, डेली उसको पुश करते रहेंगे, किसी ना किसी के बहाने घर में है ना टेंशन होगा, उसको हम सभी घर के जितने भी मेंबर होंगे ना कोशिश करते रहते हैं उसको पुश करने का। कार्बन भी देखो एक फैमिली की तरह है, कार्बन भी एक फैमिली की तरह है जिसमें 4 लोग का मेंबर होता है, जहां की 3 हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। घर में बाप नालायक निकल गया, ये पूरा बाकी 3 फैमिली मिलकर पुश कर रहा था, तब तक जब तक कि एक सुटेबल बाप ना मिल जाए, है ना। जिस दिन उसको एक सुटेबल बाप मिला, आज वो उसका सुटेबल बाप कौन है, न्यूक्लियोफाइल। जैसे ही आज ये सुटेबल बाप मिला, इस नालायक बाप को मारकर घर से निकाल दिया। दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबस्ट्रेट का कोई एटम किससे रिप्लेस हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल से। हैलोजन हमेशा कैसा होता है, नालायक बाप की तरह, बाकी मेंबर है ना उसको पुश करता रहता है, बहुत पहले से पुश कर रहा होगा। आज 2 लोग इसके फेवर में आया, एक सुटेबल कंडीशन, हीट, इस हीट के प्रेजेंस में ये टूटा, ठीक है ना, और हमला करने के लिए तैयार था। देखा कि फैमिली बहुत डिस्टर्ब है, इसको मौका मिल गया, घर के मेंबर पहले ही से है ना हैलोजन को पुश कर रहा है, उसको हटाया, उसके जगह पे आ गया। सबको समझ में आया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिलहाल अभी न्यूक्लियोफिलिक ये तो एक एग्जाम्पल था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जब सबस्ट्रेट का कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किससे रिप्लेस हो, आइदर इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल से। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए लिखिए इसको। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, लिखिए। those chemical reaction in which atom या group of atom replace by either electrophiles or nucleophiles
इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सबस्ट्रेट का कोई एटम, जैसे ये सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट का कोई एटम किससे रिप्लेस हुआ इस एग्जांपल में, न्यूक्लियोफाइल से। उसी तरह आपको और एग्जांपल देंगे। कभी क्या हो सकता है, दो ही चीज हो सकता है, क्योंकि हमला एक बार में कोई एक ही करता है। अभी आपको बताएं, अगर यही बेंजीन रिंग के साथ आएगा ना तो हमला कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह का होता है। अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, न्यूक्लियोफिलिक या तो इलेक्ट्रोफिलिक। तो अगर सबस्ट्रेट का कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किससे रिप्लेस होता है, इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल से, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल से होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल से होता है तो न्यूक्लियोफिलिक। बहुत लोग समझ चुके हैं, अभी तक हम लोग समझ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबस्ट्रेट का कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किससे रिप्लेस होता है, बताओ, या तो इलेक्ट्रोफाइल से या तो न्यूक्लियोफाइल से। अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इलेक्ट्रोफाइल करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल दिए थे, फिर से उसको लिखते हैं। जैसे हमको कोई पूछा इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो कभी भी कोई जो रिएक्शन होता है, सबसे पहले स्टेप 1 लेते हैं। स्टेप 1 में कोई अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम पार्टिसिपेट करता है। जो अभी जस्ट आपको रिएक्शन बताया उसको और थोड़ा डिस्क्रिप्टिव अंदाज में दिखाते हैं। जब कभी भी आपको कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना हो तो सबसे पहले आप कहां जाइए, अटैकिंग रिएजेंट और मीडियम के पास। ये है मेरा अटैकिंग रिएजेंट और ये है मेरा मीडियम। मीडियम के प्रेजेंस में सबसे पहले स्टेप 1 में कभी भी मीडियम के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट टूटता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल्स में। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया और ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। स्टेप 2 में हमेशा सबस्ट्रेट आता है। स्टेप 2 में हमेशा आपको क्या लेना है, सबस्ट्रेट। स्टेप 2 में हमेशा कौन आता है, सबस्ट्रेट। अब इनमें से कोई एक सबस्ट्रेट पे हमला करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या तो न्यूक्लियोफाइल। ये सबस्ट्रेट के नेचर पे डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट कैसा है, एलिफेटिक हैलाइड। एलिफेटिक हैलाइड पे हमेशा हमला कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यहां पे आकर हमला करेगा। अब देखिए हमला क्यों करता है, जैसा कि आपको बताया कार्बन चेन है ना, इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ये हमेशा पुश करता है। प्लस इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये हमेशा पुश करता रहता है। जो CH3 है ना, इसके पास हमेशा पुश करने की क्षमता होती है। क्या पुश करता है, इलेक्ट्रॉन पुश करता रहता है। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पुश करता रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है। जिसके पास लोन पेयर होता है ना वो बहुत छटपटाते रहता है। कार्बन 4 लोगों का एक मेंबर वाला फैमिली है जिसमें 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। जिसमें क्लोरीन है ना हमेशा छटपटा रहा है। जैसा कि आपको बताया हैलोजन को हमेशा हमको क्या समझना है, एक नालायक बाप की तरह। घर का एक ऐसा मेंबर जो हमेशा पागल किए हुए, पूरे मेंबर को डिस्टर्ब किए हुए, हमेशा छटपटाते रहता है। जिसके पास लोन पेयर होता है ना उसमें बहुत तेज वाइब्रेशन होता है, वो हमेशा छटपटा रहा है, पूरे मेंबर को परेशान किए हुए, पूरा घर उसके वजह से परेशान है। जस्ट लाइक एक नालायक बाप। घर का मेंबर है ना उसको हमेशा पुश कर रहा था, पहले से पुश कर रहा था। आज जैसे ही ये अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये इसको मदद करता है। रिएक्शन हमेशा चार्ज को बैलेंस कर कर होता है। एक माइनस वाला जाएगा, एक आज नालायक बाप निकलेगा और एक सुटेबल बाप आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा उसको। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पुश करता है तो इस पे हमेशा डेल्टा प्लस, जो इलेक्ट्रॉन देता है प्लस और जो लेता है माइनस। सबको समझ में आया।
रीजन था न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का, क्योंकि एक नालायक बाप को घर से निकलना था जो एक निगेटिवली चार्ज था। तो एक निगेटिवली चार्ज हटेगा तो एक निगेटिवली चार्ज को आना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। चार्ज को बैलेंस रखकर ही कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करता है। इस तरह से जब ये मारेगा तो ये यहां से टूट जाएगा बॉन्ड। कैसे? इसको हटाएगा और इसके जगह कौन आ गया? OH। स्टेप थ्री में अब हमारे पास स्टेप 2 का H+ बचा हुआ है और इस स्टेप में एक Cl- निकलेगा। H+ और Cl- मिलकर क्या बना लिया? HCl। यानी जो ये रिएक्शन होगा इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3OH और HCl। ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूट कौन किया? सब्स्टिट्यूशन में कौन पार्टिसिपेट किया? न्यूक्लियोफाइल। जिस सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इट ऑलवेज अकर्स विथ एलिफेटिक हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहां हमला करता है? एलिफेटिक हैलाइड पे। चलिए लिखिए, पहले इसको लिखिए। लिखिए, दोज chemical reaction in which atom या group of atom of substrate is replaced by nucleophile। जिस केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट का कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किससे रिप्लेस होता है? किससे रिप्लेस होता हो? न्यूक्लियोफाइल से। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा एलिफेटिक हैलाइड के साथ होता है। इट ऑलवेज occurs with एलिफेटिक हैलाइड। ये हमेशा किसी एलिफेटिक हैलाइड के साथ आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आज तो इंट्रोडक्शन क्लास है। अगले क्लास में आप सब्स्टिट्यूशन के टाइप्स देखेंगे, SN1 और SN2, तो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। और उसी तरह अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक को भी देखेंगे। आज केवल इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जब कभी भी हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ आ जाए, जैसे इस रिएक्शन को देखिए, जस्ट उसका उल्टा है। यहां पर हैलोजन किसके साथ आ गया? बेंजीन रिंग के साथ। अगर कभी भी हैलोजन बेंजीन रिंग के साथ आ जाए तो आप समझ जाइए कि वहां पे कौन सा रिएक्शन होना है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये देखो, फिर से सब कुछ सेम है, लेकिन मेरा जो सबस्ट्रेट है इस बार एरोमेटिक हैलाइड है, एलिफेटिक नहीं है। ये कैसा है? इस बार सबस्ट्रेट कौन होगा? ये सबस्ट्रेट है और ये अटैकिंग रिएजेंट है। एक सबस्ट्रेट है और एक अटैकिंग रिएजेंट है और ये ऊपर मीडियम लगा हुआ है। सबस्ट्रेट कैसा है? इधर एरोमेटिक हैलाइड। सबस्ट्रेट कैसा है? तो एरोमेटिक हैलाइड। अब आपको कुछ बातें ध्यान रखना है, अच्छा ना, क्योंकि इसका मैकेनिज्म आज अभी हम नहीं बताए हैं, तो इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ बातें आपको देखना है। आप देखिए, अगर कभी भी बेंजीन रिंग से कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, ठीक है ना।
इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, जो आंखों का धोखा होता है। अभी बताया कि जिस हैलोजन के पास लोन पेयर होता है वो 3 होता है और ये हमेशा छटपटाते रहता है, इसलिए एक नालायक बाप की तरह है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई नालायक बाप बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है ना, तो अब ये नालायक नहीं रह गया, ये बहुत अच्छा है, अब ये नालायक बाप नहीं होगा। हैलोजन एक नालायक बाप है तब तक जब तक कि वो एलिफेटिक चेन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसको मौका मिलता है किसी बेंजीन रिंग से जुड़ने का, तो हम लोग क्लास 11 में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम यह है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं आता है, तो क्लास 11 में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस क्या होता है ना, एक स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि यहाँ बाप जो है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल सिस्टम। देखिए ये कोई नालायक बाप था, तो नालायक बाप एक सोर्स की तरह होता है, एक सोर्स था, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी इस बाप को, इस नालायक बाप को क्या मिल गया, रेजोनेंस मिल गया। कितने बार, 3 बार। जितना बार सिंगल डबल चलता है ना, इसमें डबल बॉन्ड कितने बार आया है, देखो सोर्स सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 3 बार आया, तो हम बोलेंगे कि इस नालायक बाप को 3 बार रेजोनेंस मिल चुका है, 3 बार मोक्ष मिल चुका, 3 बार इसको स्टेबिलिटी मिल चुका है। अब ये बाप नालायक नहीं रह गया। नहीं रह गया का क्या मतलब है, इसको प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। जैसे इसके पहले बताया ना, कार्बन का हमेशा एक नेचर होता है पुश करने का, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पुश करता है। उसी तरह जब कोई हैलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है ना, तो यहां पे एक प्लस एम इफेक्ट लगता है। क्या लगता है, प्लस एम इफेक्ट। इसका क्या मतलब होता है प्लस एम इफेक्ट का मतलब, ये जो बेंजीन रिंग है ना, जो अपना लोन पेयर रख रहा है 3, लग रहा है कि यहां पे है, वहां पे अब वो होता नहीं है। ये अपना लोन पेयर इस रास्ते से, किस रास्ते से, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल के रास्ते से क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो इसका नालायकपन, क्लोरीन का नालायकपन किसके वजह से है, इसके लोन पेयर के वजह से है। लेकिन जैसे ही लोन पेयर किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ता है ना, तो अपना लोन पेयर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है बेंजीन रिंग को। अब उसका लोन पेयर नहीं है वहां पे, ये आंखों का धोखा है। अब ये लोन पेयर एक बार ऑर्थो पे बढ़ चुका है, एक बार पैरा पे, और फिर एक बार ऑर्थो पे। मतलब इसके पास जो 3 लोन पेयर था ना, अब वो आंखों का धोखा है, वो वहां है ही नहीं। वो लोन पेयर कहाँ है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो। सबको समझ में आ रहा है। तो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना, हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे। क्योंकि आज हमको केवल डेफिनेशन देना है, इंट्रोडक्शन करना है कि रिएक्शन कहाँ पे होता है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि जब हैलोजन किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ता है ना, तो ये लोन पेयर अब यहाँ नहीं है, ये आंखों का धोखा है। ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। अभी बताया रिएक्शन हमेशा कहाँ होता है, रिएक्शन हमेशा वहां होता है जहां एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है। अब ये तीनों एटम है ना, यहाँ पे कार्बन का एटम, अब वो छटपटा रहा है, ठीक है ना। ये जो लोन पेयर होता है निगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसा कि बताया, कभी भी रिएक्शन शुरू होता है तो इस हीट के प्रेजेंस में सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में टूटेगा। ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। अब तुम ही फैसला करो, ये पहले ही से निगेटिवली चार्ज का खजाना है, कोई न्यूक्लियोफाइल वाला आएगा मरने के लिए। सेम जाति में क्या होता है, रिपल्सन, इधर भी निगेटिवली चार्ज, काहे के लिए न्यूक्लियोफाइल मरने के लिए इधर आएगा। सेम जाति में रिपल्सन होगा ना, ना माइनस माइनस, माइनस पे कौन हमला करेगा, प्लस। इसलिए बेंजीन रिंग पे हमेशा हमला कौन करता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसके पास 2 चॉइसेस है, या तो यहाँ यहाँ या यहाँ, दोनों ऑर्थो पोजिशन है, बात बराबर है। या तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, यहाँ। बात समझ गया। इस इलेक्ट्रोफाइल के पास 2 पोजीशन है, या तो यहां आकर अटैक करे या तो यहां। ये वाला पोजीशन और ये बराबर है ना, दोनों ऑर्थो है ना, तो यहां अटैक करे या तो यहां। एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन कहां है, नीचे।
पिछले बार हम क्या देखे कि क्लोरीन को सीधे रिप्लेस कर दिया क्योंकि घर का मेंबर उसको ठेल रहा था। इस बार क्या हुआ, ये नालायक बाप नहीं है, घर का मेंबर ठेल नहीं रहा है, घर का मेंबर ऊपर से क्या कर रहा है ना, कि घर में कोई बाप था जो नालायक है, उसकी सारी प्रॉब्लम को है ना, उसकी सारी छटपटाहट को घर के 3 मेंबर आपस में बांट लिया। कौन कौन? ऑर्थो वाला कार्बन, पैरा वाला कार्बन और फिर ऑर्थो वाला कार्बन। और ये खुद को निगेटिवली चार्ज करता है और अटैक हमेशा वहां पे होता है जहां पे डिस्टरबेंस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल के पास 2 ऑप्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक में हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड और एक पैरा सब्सटीट्यूटेड, ठीक है ना। हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक में 2 प्रोडक्ट बनता है। एक इलेक्ट्रोफिलिक जब भी रिएक्शन होता है तो 2 प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड और पैरा सब्सटीट्यूटेड, क्योंकि इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, इस चीज को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं क्योंकि आपका ऑर्गेनिक का नॉलेज बिल्कुल कम है। ऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट मैकेनिज्म, यहाँ पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, हर जगह एक कॉन्सेप्ट है, सबसे प्योरेस्ट साइंस बोलते हैं, यहाँ पे हर चीज का एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है। ये देखिए, जब ये हमला करने आएगा ना, तो अभी आपको क्या बताया, कभी भी रिएक्शन कैसे होता है, चार्ज को बैलेंस कर कर। अगर कोई एक प्लस वाला आ रहा है तो कोई एक प्लस को जाना पड़ेगा, तभी रिएक्शन होगा। तो देखिए हो क्या रहा है, सॉरी, आराम से केवल सुनना है। आप अच्छा ऑर्गेनिक केवल अच्छा सुनकर सीख सकते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इधर देखिए, अभी तक आपको बताएं कि बेंजीन रिंग से जब कोई हैलोजन जुड़ता है तो इसके पास जो लोन पेयर था वो आंखों का धोखा है, अब वो वहां नहीं रह जाएगा। ये लोन पेयर कहाँ गया, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे। यहाँ पे क्या होता है, हम सपोज कीजिए यहाँ अटैक करवा रहे हैं, ऑर्थो पे अटैक कराना है, तो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन, और ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए है, ये कार्बन है ना, और यहाँ पे कार्बन होता है ऑलरेडी 1 2 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो चौथा यहाँ कौन छुपा होगा, हाइड्रोजन। कार्बन की कमी को कौन पूरा करता है, हाइड्रोजन। इस तरह से ये था, ठीक है ना। और ये कार्बन अब कैसा हो चुका है, निगेटिवली चार्ज, यहीं पे लोन पेयर आकर बैठा हुआ है, तो ये जो मेरा कार्बन है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। तो हाइड्रोजन यहाँ कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। इसीलिए जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा हाइड्रोजन, यहां पे आकर अटैक करेगा। ये अटैकिंग रिएजेंट है, कौन, इलेक्ट्रोफाइल। एक हाइड्रोजन आता है दूसरे हाइड्रोजन को हटाएगा, ये आएगा और यहां से इस हाइड्रोजन को मारकर भगाएगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन जाएगा और ये हाइड्रोजन आएगा, तो कहोगे कि फायदा क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। नहीं, हाइड्रोजन तो यहाँ बहाना, हाइड्रोजन के अलावा कभी कोई और हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर सपोज करो कोई दूसरा होता, NaOH होता, अगर यहाँ पे NaOH होता तो कौन आता, Na+ आता, है ना, तब तो H को हटाता तो हमको दिखता। क्योंकि अभी सेम सेम लग रहा है तो ऐसा लग रहा है काहे के लिए ऐसा किया, नहीं ऐसा नहीं है। ये हाइड्रोजन आएगा, ये ग्रीन वाला हाइड्रोजन आएगा और इस रेड वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, कुछ इस तरह से। बाकी सब अपने जगह पे। अब हमला इस बार क्लोरीन पे नहीं हो रहा है, ये नालायक है नहीं, उसके पास तो कुछ बच में नहीं किया, कोई एनर्जी नहीं है, सब एनर्जी तो ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये हाइड्रोजन आएगा हरा वाला, यहां देखो, ये हरा वाला आ गया, इसको हटाया, एक प्लस आ रहा है तो एक प्लस वाला को हटाएगा, और जो ये रेड वाला है हाइड्रोजन, देखिए ये रेड वाला हाइड्रोजन क्या हुआ, बाहर निकल चुका है, सही है। इस बार भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सबस्ट्रेट का कोई एटम रिप्लेस हो रहा है, सबस्ट्रेट का कोई एटम हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है इस H+ आयन के द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। तो हमला कौन किया, इलेक्ट्रोफाइल हटाकर आया है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सही है। अब स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा,
यहाँ पे क्लोरीन था, ये हाइड्रोजन आ चुका है, ये H और ये H और एक कौन बचा हुआ है मेरा OH, क्या बना लेगा H2O। सही है, एक H ये रेड वाला और एक OH ये बचा हुआ है ना, H और OH मिलकर क्या बना लिया H2O। रिएक्शन हो चुका है, लेकिन इस रिएक्शन में क्या हुआ है, सबस्ट्रेट का एक एटम आकर हमला कहां किया ऑर्थो पे, किसको हटाकर हाइड्रोजन को हटाकर आया है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट किया है। तो अगर सब्स्टिट्यूशन इस जगह पे हो, सब्स्टिट्यूशन कहां हुआ है ऑर्थो पे, तो इसको बोलेंगे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सेम अगर यही काम कहां पे होता है पैरा पे होता है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे पैरा सब्स्टिट्यूटेड। अभी हम एक जगह इसको हटाएं, एक मेरे पास और मौका है यहां पर भी अटैक करने का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इतना को लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन always occurs with aromatic halide। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा कहाँ होता है एरोमेटिक हैलाइड पे। आप अपनी कॉन्सेंट्रेशन को बनाए रखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा कहाँ पे होता है एरोमेटिक हैलाइड पे। कहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है ऑर्थो और पैरा पे, किसको हटाकर होता है, यहां से हाइड्रोजन को हटाएगा और जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा ना हाइड्रोजन को हटाकर आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल। इस पूरे एग्जाम्पल को लिखिए। अब आपको करना क्या है कि ये सेम प्रोसेस जो अभी ऑर्थो पे करवाए है ना वैसा ही अटैक अब पैरा पे कीजिए और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओ। अब आप एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाइए। ये हम लोग का आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आप सभी क्लास 12th में होकर भी है ना, क्योंकि आपकी ऑर्गेनिक ये मानकर हम चल रहे हैं कि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम ले रहे हैं, धीरे धीरे आपको आराम आराम से कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश है। उम्मीद है सबका हो चुका होगा। अब इसका पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाइए, जल्दी करो, इसका पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाओ। सेम हमला इसको कहां करवाओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ फिर कार्बन होगा और एक हाइड्रोजन छुपा होगा, यहां से हाइड्रोजन को हटाओ और हाइड्रोजन को यहां लगाओ। ये देखो, सपोज कीजिए जैसे आपको हाइड्रोजन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इस बार हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए इधर ये सपोज करो तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा, हम NOH ले रहे हैं, ठीक है ना। इस बार हम क्या ले लिए NOH। आपको बताए सबसे पहले कोई भी रिएक्शन कैसे शुरू होता है, इस हीट के प्रेजेंस में, इस मीडियम के प्रेजेंस में अटैकिंग रिएजेंट टूटेगा कैसे, प्लस और माइनस में, ठीक है ना। क्योंकि हैलोजन के पास लोन पेयर होता है जो कि आंखों का धोखा है, ठीक है ना। इसमें से किसी एक को आकर हमला करना था, हमला वहां होता है जहां डिस्टरबेंस ज्यादा होता है। तो चूंकि बेंजीन रिंग तो ऐसा लगता है कि ये तो बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर है, हमला यहां पे होगा, पर ऐसा होता नहीं है। हैलोजन जब भी बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो अपने लोन पेयर को कहां डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे, अच्छा ना। अब हम लोग ऑर्थो का एग्जांपल देख चुके हैं, इस बार अभी कहां सब्स्टिट्यूशन कराते हैं, पैरा पे। क्योंकि बेंजीन रिंग चारों तरफ से निगेटिवली चार्ज से घिरा हुआ है, तो इसमें हमला कौन करने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा और मारेगा कसकर, ठीक है ना। अब कैसे मारता है, किसको सब्स्टिट्यूट करता है,
तो इस बेंजीन रिंग के पास यहां क्लोरीन था और एक हाइड्रोजन यहां छिपा, सॉरी एक कार्बन छिपा हुआ है। यहां पे ये कार्बन है, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और ये एक हाइड्रोजन रखे हुए हैं। क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये निगेटिवली चार्ज होगा और हाइड्रोजन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो जब NaOH आएगा यहाँ पे अटैक करने, Na प्लस आएगा अटैक करने, ठीक है ना, तो क्या करेगा, ये मारेगा कसकर इस हाइड्रोजन को, है ना, और इस हाइड्रोजन को हटाएगा और कौन आएगा वहां पे, सोडियम आ जाएगा, है ना। पिछले बार हाइड्रोजन था तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो, इसलिए हम बदल दिए। अब कौन आ गया है, सोडियम। सोडियम जैसे ही आएगा तो अब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से, यहां पे कौन आ गया, सोडियम, यहां का H और यहां का OH क्या बना लेगा, सॉरी यहां का H और ऊपर OH बचा हुआ है, ये क्या बना लेगा, H2O। इस बार फिर से सब्स्टिट्यूशन हुआ है। सब्स्टिट्यूशन किसके वजह से हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहां हुआ मेरा बच्चा, पैरा पे। तो ये कैसा सब्स्टिट्यूशन है, पैरा सब्स्टिट्यूट। ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, पैरा सब्स्टिट्यूटेड। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, उम्मीद है आज का इंट्रोडक्शन। ये कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। सब्स्टिट्यूशन वहां होता है जहां हैलोजन होता है। अगर सबस्ट्रेट एलिफेटिक हैलाइड रखता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां पे नालायक बाप का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। घर का मेंबर हैलोजन को बाहर ठेल कर निकालता है और वहां पे न्यूक्लियोफाइल आता है। दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक हैलाइड के साथ होता है। यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है, रेजोनेंस का। रेजोनेंस के वजह से क्या होता है, जो घर का मेंबर है ना, हैलोजन के पास जितना भी नालायकपन था वो 3 जगह बांट चुका होता है, ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे। और इसलिए इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हमला करता है। क्योंकि बेंजीन रिंग चारों तरफ से निगेटिवली चार्ज्ड है तो निगेटिव पे हमला प्लस करेगा, निगेटिव नहीं, इसलिए बेंजीन रिंग पे हमेशा हमला ऑर्थो या पैरा पे होता है और ये 2 तरह का प्रोडक्ट बनाता है, ऑर्थो या पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। उम्मीद है आज का क्लास सबको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।